जानी ट्रायम्फ जीएस ये दावा नहीं करता कि ये दिए गए प्रश्न 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में अनिवार्य रूप से आएंगे, पर यह दावा जरूर करता है कि ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। हेलो बच्चों, अभी मैं 64वीं जो चल रही है अभी इंटरव्यू की तैयारी, लेकिन इसी के साथ साथ जो 65वीं के जो मेंस की परीक्षा है वो भी अक्टूबर में आयोजित होने की बात आ रही है। जैसा कि मुझे पता चला है कि अक्टूबर में ही ये परीक्षाएं, बीच में ही किसी दिन 2-3 दिन का रोक करके और इंटरव्यू के बीच में ही ये ले ली जाएगी। तो वैसी स्थिति में अब बहुत कम समय बच गए हैं। बच्चे पहले से तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को मैं, क्योंकि कई बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि सर कुछ हम लोग के लिए भी दिशा निर्देश दे दीजिए, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत वृहद रूप से नहीं दे पाऊंगा उसको, अगले ही बैच वाले को ज़्यादा ही दे पाऊंगा, लेकिन 65वीं वाले को मैं जल्दी से जल्दी नटसेल में कुछ बातें बता सकता हूं। और वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं दावा नहीं करता कि यही आएंगे ही, लेकिन मैं हंसी मजाक में ज़रूर कह दिया वो बातें, लेकिन ये बात सच है बेटा कि बहुत ये नहीं है कि आप इस पर कॉन्फाइंड करें, लेकिन निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि जब पूरे बृहद पैमाने पर आप पढ़ रहे हो तो लास्ट आवर में इन प्रश्नों को ज़रूर आप रिवीजन के टाइप पर देख लो। आने की प्रबल संभावना है मेरे विचार से। जो मुझसे पूर्ववर्ती छात्र हैं वो मुझसे परिचित होंगे कि मैं किस प्रकार से एडजस्ट करता हूँ, कैसे लड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन आने की संभावना है निश्चित रूप से। तो ये मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर में पहले पॉलिटी ही दिया हूँ, अलग अलग सेक्शन करके दूंगा कि ताकि आप तैयार कर सकें। पहले पॉलिटी दूंगा, फिर इकोनॉमी दूंगा, फिर साइंस टेक दे दूंगा, फिर उधर हिस्ट्री दे दूंगा, फिर करंट अफेयर्स दे दूंगा। बाकी स्टैट वगैरह तो आप अपने खुद ही से कर लेंगे, उसमें कोई गेस भी नहीं की जा सकती। तो ये मैं पहला जो सेगमेंट है वो पॉलिटी लेकर के आया हूँ आपके सामने। जो प्रश्न है मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ जल्दी जल्दी छोटे छोटे समय में, और उसको आप लोग तैयार करेंगे। और अगर मुझे समय मिला इंटरव्यू से, तो अगर मुझे बीच में कभी भी समय मिलेगा तो मैं एक एक प्रश्न लिख करके आप लोग को दे दूंगा। अन्यथा जो छात्र लिख सकते हैं लिखें, और अगर उसमें कुछ चाहते हैं कि उसमें और मैं कुछ क्या ऐड कर सकता हूं, अगर ऐसे चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं देख लूँगा। वो आप व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही हुआ है, आप उसमें दे करके व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे दे देंगे तो मैं देख लूँगा कि कैसा आप लिख रहे हो, इसमें और क्या ऐड हो सकता है। ठीक है बेटा, तो मैं शुरू करता हूँ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जो मैंने दिया है, इस सेक्शन में देखो, एक प्रस्तावना चैप्टर और मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मौलिक कर्तव्य, इन सब से 1-2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। कभी कभी एक प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न। तो आप इस सेक्शन को दे, पिछली बार क्योंकि प्रस्तावना पूछी गई है इसलिए मैंने छोड़ दिया है उसको, क्योंकि पहले भी मैंने पिछली बार में प्रस्तावना गेस किया था और वही प्रश्न आया भी। ठीक है, सेम प्रश्न आया। उसके पहले मैंने 21वीं आर्टिकल 21 को किया था, वही आया था। फिर मैंने आर्टिकल 21 डाला है क्योंकि नई बातें कुछ आ गई हो सकता है फिर रिपीट करें। मैंने पहला जो प्रश्न दिया है, संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के युक्ति युक्त निर्बंधन की व्याख्या करें। ठीक है बेटा, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 का जो अधिकार है, ठीक है, 19 के बाद वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्त्र शस्त्र रहित होकर शांतिपूर्ण और विनिराश की स्वतंत्रता, इस तरह के जितनी भी स्वतंत्रता दी गई है, 6 स्वतंत्रताएं उसकी बात की जा रही है। उसके युक्त निबंधन, अब युक्त निबंधन किस आधार पर लगाए जाते हैं, जैसे एकता और अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और सद्भाव, लोक व्यवस्था, मान हानि, न्यायिक अवमानना चर्चा में है, अपराध उद्दीपन, इन सब चीज को लेकर के आप पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। अगर ऐसा निर्बंधन जिससे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता पर, आपके तमाम जितनी स्वतंत्रता दी गई उस पर प्रतिबंध लगेगा, इसकी बात को आपको
लिखना है इसमें। और न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दिए गए, जैसे 66A को बैन कर दिया गया, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है जो निर्णय जैसे आए उच्चतम न्यायालय के, वो सब इसमें मेंशन करना है दूसरे खंड में। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए, क्योंकि बहुत घटनाक्रम घटा है, वो दूसरे रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न, नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन। देखिए ये प्रश्न मैं पहले भी दिया था, संभवतः मुझे लगता है कि 3 साल पहले वाले में आया होगा। तो नीति निदेशक तत्व के क्रियान्वयन, ये फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्य के लोक कल्याणकारी की जो अवधारणा है वो प्रबल होती है। तो ये नीति निदेशक का क्रियान्वयन लिखना है आपको। देखिए ध्यान में रखिएगा, नीति निदेशक तत्व तो लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं आएगा, उसका क्रियान्वयन लिखना है। जैसे आप लिखेंगे, पहला जैसे पॉइंट में बता दे रहा हूँ एक मसलन, कि जैसे आप लिखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता, अब वो उसके लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई, तो संविधान में व्यवस्था जो है उसमें तो चूंकि राजनीति तत्व है, वो लागू करना कि भविष्य के लिए लागू करना था, तो संसद ने कानून बनाया, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1972 बनाया। तो ये जो चीज हुआ यही मेंशन करना है कि इसके लिए क्या बना, कौन सा कानून बना, तो ये क्रियान्वयन की बात करता है, ठीक है। इसी प्रकार सब होगा, जैसे अनुच्छेद 40 पंचायती राज है, तो पंचायती राज को स्थापित करने के लिए 73वां संविधान संशोधन आया, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। जैसे प्रसूति हित लाभ अधिनियम, अब उसको प्रतिश्रुति हित लाभ अधिनियम लाया गया प्रसूति की अवस्था को देने के लिए। तो इस तरह से तमाम जो कानून बने हैं वो क्रियान्वयन का पक्ष इसमें लिखना है बेटा। खाली वो ये लिख दोगे कि कौन कौन से प्रावधान है तो नंबर नहीं आएंगे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य की विशेषता एवं महत्व को रेखांकित करें तथा इसमें अपेक्षित विस्तार की संभावनाओं को प्रकाश डालें। अब देखिए ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है, इसमें अपेक्षित विस्तार की संभावना की बात की जा रही है, इसमें और क्या विस्तार हो सकता है, ठीक है, को क्या दी गई है विशेषता वो तो आप लिखेंगे ही, और इसमें विस्तार क्या हो सकता है। और वर्मा समिति जो इसके है वो कौन कौन सा चीज क्रियान्वित किया है ये मैंने दिया। अधिनियम कौन सा बना, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो कहता है कि एकता अखंडता को संरक्षित करने की बात करता है वो होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम बना करके वनों की अनियंत्रित कटाई और इस पर रोका गया, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार पर रोकने की बात की गई। तो ये तमाम जितने अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य में जो दिए गए तत्व हैं उसको अधिनियमित करने की बात वर्मा समिति ने की है, और उस पर ही कानून भी बने हैं। तो ये सब इस पर लिखना है। ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है बीपीएससी में, ये टच करेगा, नीति निदेशकता तो को कर चुका है, ये सब कर चुका है, ये नहीं किया बेटा, इसलिए मेरा सिंगल गेस अगर कहोगे इन तीनों में तो मैं तीसरे नंबर को दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र राज्य के संबंधों के तनाव के संभावित क्षेत्रों को रेखांकित करा। केंद्र राज्य का जो संबंध है वो विधायी संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, सब संबंध लिखना है, लेकिन उसमें एक सेक्शन में जल्दी छोटा छोटा ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन दूसरे सेक्शन में जो बात है नए आर्थिक बदलाव। अब ये नया जो आर्थिक बदलाव आया है यानी जीएसटी जो आया है, इस जीएसटी को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में आर्थिक टकराहट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं कि इन राज्य के आर्थिक हितों पर कुठाराघात हुआ है, तो ये बातें हर मुख्यमंत्री जो उठा रहे हैं, तो ये चीज देखिएगा, इसी पर इम्फेसिस डालना है इसमें, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागरिकता कानून के संशोधनों ने नागरिकों के कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना बलवती बनाया है, परंतु सरकार द्वारा दिए गए तर्कों में उसे उचित कार्रवाई साबित करने का प्रयास किया गया। इस कथन की समीक्षा के लिए अब मैं देखिए मैं इसे क्या पूछा बेटा, इसमें जो पूछा वो नागरिकता जो कानून में संशोधन हुआ है सीए और एनआरसी, उसी को हमने पूछने का ढंग बदला है। तो ये आप इसको समझिए कि मैंने क्या कहा, और इसी के ऊपर आपको लिखना है। सरकार के जो तर्क हैं वो देने हैं, और इसके जो विपक्ष में तर्क है वो देने हैं, समीक्षा करनी है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन में सरकार के पक्ष लेते हुए बातों को लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट, दल परिवर्तन से राजनीतिक निष्ठा और मूल्यों का ह्रास राजनीतिक लोकतंत्र को कमजोर करता है।
हाल में विभिन्न राज्यों में घटित घटनाओं। अब देखिए ये प्रश्न जो है रेलिवेंट प्रश्न है, आ सकता है दल बदल, ठीक है। अब इसमें बिहार वाला भी आप जोड़ देंगे और हाल में जो हुआ है वो भी जोड़ देंगे, तो दल बदल जो है अभी आप देख रहे हैं कानून में के तहत। अब बहुत सारे लोगों ने ये अपने अपने दल छोड़ करके दूसरे दल में गए, सरकारें गिरा दी है, बन गया है, दूसरे सरकार बन गए, गुजरात में हुआ, तमाम अलग अलग जगहों पे बहुत हुआ, ठीक है। वो देख लेंगे आप कि ये चीज़ें अभी मध्य प्रदेश में हुआ और राजस्थान में होते होते बचा, तो ये देखेंगे ये जो चीज़ें हैं राजनीतिक निष्ठा और मूल्यों का अवमूल्यन हुआ, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के कारण विधानसभा चुनाव में, अब देखिए बिहार का विधानसभा चुनाव है, अब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चुनाव आयोग लगातार डेली आप देखेंगे इस पे अपना वो निर्देश जारी करता जा रहा है कि क्या क्या आपको करना है, कैसे बूथों की संख्या बढ़ानी है, कैसे कोविड से नियंत्रण भी करना है और चुनाव भी करवाने हैं, इसके लिए कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो इसमें पक्ष और विपक्ष मैंने दोनों दिया है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव को दिया है। कुछ आलोचना भी करनी है लेकिन सकारात्मक बातें करनी है, तो आप इसको संदर्भ दे सकते हैं। विश्व में सब जगह कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं, सब जगह इस पर चुनाव पर वो रोका नहीं गया है, लोकतंत्र को की बहाली को रोका नहीं जा सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको पक्ष लेते हुए, और चूंकि संवैधानिक संस्था है आप उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, इसको करते हुए आपको जस्टिफाई करना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए। संवैधानिक कदमों और अधिनियमों द्वारा इस दिशा में किए गए कार्य। अब देखिए संवैधानिक कदम मतलब कि रिजर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, वो पंचायतों में रिजर्वेशन दिया है, संवैधानिक कदम है। अधिनियम बनाए गए, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। आप देखिए चाहे वो शराबबंदी हो, ठीक है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध हो, बाल विवाह पर प्रतिबंध हो, ये सब तमाम अधिनियम बना करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत कदम उठाए गए हैं। तो ये 2 सेक्शन में है, ध्यान में रखिएगा। पूछा मैंने क्या, मैंने टच कर दिया। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्यकलाप सुनिश्चित करने के लिए किए गए संवैधानिक उपबंधों की हालिया प्रकरण के आलोक में समीक्षा करें। अब उच्चतम न्यायालय का स्वतंत्रता निष्पक्ष कार्यकरण की बात की गई है। इसमें बहुत उच्चतम न्यायालय के तमाम, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी अभी उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक उपबंध में एक चीज और न्यायालय की अवमानना भी आता है, तो वो भी पूछा जा सकता है। हालिया प्रकरण वही आता है, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए लिखना है, ठीक है। राजनीति में जाति धर्म अपराधीकरण, अब मैंने तीनों दे दिया बेटा, ध्यान में रखिए। हो सकता है कोई एक भी दे, कोई 2 भी दे सकता है, जाति एवं धर्म भी दे सकता है, या राजनीति में अपराधीकरण भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा बृहत हो जाएगा, इसको सेक्शन में बांट के बना लीजिएगा। बर्बादी होने से लोकतंत्र की स्वस्थ भावना कमजोर होती है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में उक्त कथन की समीक्षा करें। तो बिहार की राजनीति में जाति और धर्म बहुत प्रमुखता के साथ है और अपराधीकरण बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पर जो है अंकुश लगाने की बात है। अभी देखिए केरल में भी तमाम जगह भी इस तरह की बातें, केरल के हाईकोर्ट ने भी उठाया है इस तरह की बातें कि अपराधीकरण जो है, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए, संसद को कानून और बनाने चाहिए, कड़े बनाने चाहिए, हर पार्टियों को जो है अपने यहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए। तो एक दिशा निर्देश केरल हाईकोर्ट ने जारी किया है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा और इसी प्रकार इसको बना लीजिएगा। न्यायिक सक्रियता ने अनुच्छेद 21 को विस्तारित किया। अब जो न्यायिक सक्रियता जो बढ़ी है और अनुच्छेद 21 को लगातार इसको विस्तार कर किया जाता रहा है लगातार, तो इसमें नई नई बातें आई हैं। ये फिर से प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, इसमें कोर्ट हमेशा विस्तार करता जा रहा है, तो इसको जो है आप हालिया सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके आधार पर इसको बनाएंगे। मुझे वक्त मिला तो मैं एक एक करके इन प्रश्नों को बना करके आपको दूंगा, और नहीं तो मेरे को अभी मुझ पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे ऊपर अभी दबाव है इंटरव्यू का, क्योंकि मेरे पास प्रश्न नहीं, मेरे पास समय नहीं है बेटा, क्योंकि थोड़ी प्रशासन में भी छुट्टियां नहीं मिलती है। अभी चूँकि मैं मेडिकल छुट्टी पे था, इस वजह से आप लोगों को बहुत समय दे पाया। अगर मुझे समय मिल पाया तो मैं इसको लिख के आप लोग को दूंगा, एग्ज़ाम के पहले मिल जाएगा, तो आप लोग शायद उसका रिवीजन कर पाएंगे। मुझे कोशिश होगी कि मैं आप लोग को ज़रूर दूँ, अन्यथा आप लोग तैयार जरूर कर लेंगे बेटा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत पढ़ना है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। ये मैंने सिर्फ ये दिया है कि लास्ट आवर में इसको आप रिवाइज कर लेंगे और आ गया तो आपके लिए बहुत सोने पे सुहागा होगा। तो मैं इसीलिए कहा कि बेटा जो बच्चे जो है थोड़े कन्फाइन कर लेंगे तो अच्छे अंक ला सकेंगे और इस पर डिस्कस कर सकेंगे। मेरा प्रयास कितना सफल होता है तो ये तो ईश्वर जाने, और आप लोग अगर इसमें अगर आ गया और सफल हो गए तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। चलिए धन्यवाद।